हेलो स्टूडेंट्स, पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री लेसन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, तो पहले इसी का कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है तो देखते हैं। बोल रहा है द प्रोसेस इन विच new substance with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction। क्या बोला है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और उस नए सब्सटेंस का प्रॉपर्टी भी नया होता है। क्या बोला, प्रोसेस होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज भी नई होती है। फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस, ये जो बनता है नया सब्सटेंस, ये या तो एक सब्सटेंस होता है या तो एक से ज्यादा सब्सटेंस से इस नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम एक देख लेते हैं यहाँ पे C+O2 क्या होगा, CO2 मतलब एक क्या है, कार्बन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। इधर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये जो है वो दूसरा सब्सटेंस है और यहाँ पे एक दूसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है जिसका प्रॉपर्टीज एकदम चेंज है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सब का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बना, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, एकदम अलग होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और भी बहुत कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का फॉर्मेशन भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये दो भागों में बटा हुआ है, एक इस एरो के पहले का हिस्सा और एक इस एरो के बाद का हिस्सा, दो भागों में बटा हुआ है। अब ये जो पहले वाला भाग है और बाद वाला भाग है, दोनों का कुछ नाम होता है, दोनों को कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जो पहले होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो इस रिएक्टेंट से नया एक फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, देख लेते हैं डेफिनेशन। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे Zn+H2SO4 मतलब जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये हिस्सा ले रहा है, रिएक्शन करने में हिस्सा ले रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। अब बना क्या, तो जिंक सल्फेट और क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अब यहाँ से रिएक्टेंट्स का तो देख लिए, प्रोडक्ट्स का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के कारण या केमिकल रिएक्शन में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया है, प्रोडक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट। अब जो ये रिएक्शन होता है इसमें मतलब कैसे पता करेंगे या क्या होता है जिससे हम बोलते हैं कि हाँ ये अब रिएक्शन हो गया है, तो वहां पे ना कुछ कंडीशन होते हैं जिसके कारण हम बोलते हैं कि हाँ वहां पे क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है, कुछ कंडीशन के कारण। कंडीशन यहाँ पे 4 है दिया हुआ, 4 कंडीशन है, चारों देखेंगे। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होता है, मतलब कि स्टेट क्या बोलेंगे, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तो उसमें यहाँ पे चेंजेस आता है। ठीक है, उसके बाद चेंज इन कलर, जब रिएक्शन होता है तो कलर में भी कुछ चेंज होता है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, जब रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में भी चेंजेस आता है।
उसके बाद क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज होता है। जैसे यहीं पे देखते हैं ना, ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, तो एक कंडीशन हो गया किसका, केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखनी है। अब यहाँ पे ने इक्वेशन का भी बात किया है, इक्वेशन को भी देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके, क्या बोल रहा है कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in the form of symbols and formula with mention of physical state। मतलब कि यहाँ पे हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं, और उसके साथ ही साथ उसके फिजिकल स्टेट का भी यूज करते हैं। मतलब कि सिंबल लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, और क्या लिखते हैं, फिजिकल स्टेट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन का Fe हो गया, ठीक है, वाटर का क्या हो गया, H2O, वाटर का H2O हो गया। उसके बाद आयरन किस में है, सॉलिड में है, वाटर किस में, H2O, H2O ये तो लिक्विड हो गया ना, ये लिक्विड है। ओके, H2O लिक्विड हो गया। उसके बाद क्या बना, तो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बन गया, Fe3O4, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। उसके बाद क्या बना, हाइड्रोजन बना, जो क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सिंबल भी यूज किए हैं, कुछ फॉर्मूला भी यूज किए हैं, और उसके साथ में उसका क्या लिखे हैं, स्टेट भी लिखे हैं कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, एक्वस है, जो भी होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अब केमिकल इक्वेशन का कैटेगरी, केमिकल इक्वेशन दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पे उसे कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन, तो फर्स्ट बोला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पहला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा है क्या, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कुछ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होते हैं और कुछ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड। हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टेंट्स। मतलब कि रिएक्टेंट्स में जो भी इन्वॉल्व्ड होता है उसका एटम का नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, और जो प्रोडक्ट साइड होता है उसके एटम्स का नंबर दोनों यदि इक्वल होता है तब हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लेते हैं, यहाँ पे आयरन है, वाटर है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, और क्या है, हाइड्रोजन है। यदि हम आयरन का बात करें तो कितना, 3 एटम है। यहाँ पे भी आयरन का कितना एटम, 3 एटम्स हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 4 2 जा 8 एटम है। इधर हाइड्रोजन का भी कितना, 8 एटम हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना, 4 एटम, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो बोला जाता है कि रिएक्टेंट्स के तरफ का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के तरफ का नंबर ऑफ एटम्स। या तो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि दोनों तरफ का मास भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितना एटम होगा उसी के हिसाब से उसका मास भी होगा। यदि एटम सेम है तो मास भी क्या होता है, सेम होता है। तो हम या तो एटम बोल सकते हैं या तो क्या बोल सकते हैं, मास बोल सकते हैं। दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगला है क्या, अनबैलेंस्ड केमिकल। तो जो अनबैलेंस्ड मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ एटम की संख्या इक्वल नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टेंट्स साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड के तरफ का नंबर ऑफ एटम्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, और प्रोडक्ट साइड के तरफ का नंबर ऑफ एटम्स यदि दोनों तरफ में इक्वल नहीं हो रहा है
तब हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे हम यहाँ पे H2O, जब ये टूटा तो H2 और O2 के रूप में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि देखें नंबर ऑफ एटम्स तो हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 एटम, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, यहाँ पे कितना दिख रहा है 2, हो गया ना गड़बड़। यहाँ से इसके पहले वाला में नंबर ऑफ एटम्स और इधर वाला में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं हो रहा है। इस कारण से यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो कैसा है, अनबैलेंस्ड है। क्या अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। दोनों तरफ के एटम को इक्वल करेंगे। हाइड्रोजन तो दोनों तरफ सेम है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है। करना है हमें ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2। अब इस 2 को करने के लिए हम कहाँ पे कोफिशिएंट लगाएंगे, आगे में लगाएंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में है, इसका मतलब तो ए हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई है, हाइड्रोजन हो गया कितना 4, यहाँ पे कितना है 2, तो अब इसमें हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, हो गया मेरा क्या, बैलेंस। तो ए अब जा करके क्या हो गया, बैलेंस। इसे ना हम अलग लिख देते हैं। जब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2H2O प्लस O2, एक ऐसा है बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड। ओके, इस तरह का। अब नेक्स्ट एक ना क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं यदि अनबैलेंस होता है तो? क्योंकि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ना बहुत आता है, बहुत, और हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे भी, कुछ बैलेंस भी करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं क्यों करते हैं बैलेंस। तो बोल क्या रहा है कि केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो 9th क्लास में पढ़ने के लिए, विच स्टेट दैट इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब एक कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ना था कि मास जो होता है वो ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब कि जितना रिएक्टेंट्स की तरफ है उतना ही किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ भी होना चाहिए। तो इसी को दिखाने के लिए या इसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यदि नहीं होता है तो बैलेंस करते हैं, अदरवाइज वो पहले से बैलेंस होता है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, जहां पे इसमें क्या बोलता है कि मास ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कुछ टॉपिक देखे हैं। इसके बाद इसके आगे भी और बहुत सारा टॉपिक है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। ओके।